जब प्यार, इज्जत और समझ की तलाश में रिश्ते नए मोड़ लेते हैं तो कुछ टूटते हैं, कुछ जुड़ते हैं और कुछ बिल्कुल नए बनते हैं। ये कहानी है प्यार, पछतावे और एक नए रिश्ते की शुरुआत की। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी। इस फिल्म का नाम है आप जैसा कोई। फिल्म के लीड रोल में है आर माधवन और फातिमा सना शेख। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है श्री रेणु को दिखाते हुए, जो कि अपने दोस्तों के घर पे पार्टी करने गया था। देखने में तो वो काफी शांत स्वभाव का लड़का लगता है। उसे राखी नाम की एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन जब वो लड़की किसी और लड़के के साथ डांस कर रही होती है तो श्री बस मुस्कुराते हुए देखते रहता है और कुछ नहीं कहता। पार्टी खत्म होने के बाद श्री राखी को एक रिंग देकर प्रपोज करता है, मगर राखी कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो और कम से कम अंगूठी तो असली लाते। तुम्हें पता है ना कि मेरे पापा एक ज्वेलर हैं। श्री जवाब देता है कि क्लास में तो बड़ी मुझसे चिपक चिपक के बातें करती थी, अब क्या हो गया? और वैसे भी जिससे तुम चिपक रही हो ना, दीपक, वो भी तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करता। राखी गुस्से में आकर श्री को श्राप देती है, कहती है कि तू तड़पेगा और तुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। फिर वो कहती है चश्मा उतार और वो उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम एक मिडिल एज श्री को देखते हैं। वो अब 42 का हो गया है। हर दिन की तरह आज भी वो सुबह 5:30 बजे उठता है, पौधों को पानी देता है, एक्सरसाइज करता है। आज भी उसके घर में एक चूहा घुस गया था, जिसे वो पकड़ के घर से बाहर छोड़ देता है। फिर वो अपने काम पे निकलता है। वो एक स्कूल में संस्कृत प्रोफेसर है, लेकिन जाने से पहले वो अपने बड़े भैया भानु से मिलने जिम जाता है। भानु भैया समझाते हैं कि तेरी उम्र में मैं अपने बच्चों की फीस भर रहा था, कब से कह रहा हूँ कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए, उम्र हो गई है और ये टीचर की नौकरी छोड़ मेरे साथ रियल एस्टेट में आ जा। श्री कुछ जवाब नहीं देता और वहां से निकल जाता है। फिर बस से स्कूल जाते वक्त भानु की पत्नी कुसुम भाभी का कॉल आता है, जो अचार बनाने का बिजनेस चलाती है। वो श्री से पूछ रही होती है कि अचार के लिए कौन सा कंटेनर अच्छा रहेगा। इसके बाद वो कहती है कि तूने अपने बायोडाटा में उम्र 42 क्यों लिखा है? मैंने कहा था ना 39 लिखना। वैसे भी मैंने पंडित से बात की है, ये साल तेरे लिए बहुत लकी है, चिंता मत कर, इस साल तेरी शादी हो जाएगी। मगर श्री को अभी भी उम्मीद नहीं है कि उसका कुछ होगा। फिर वो स्कूल पहुंचता है, जहां वो बच्चों को संस्कृत पढ़ाता है, लेकिन बच्चे उसे सीरियसली नहीं लेते। बोर्ड पर बच्चों ने लिख दिया होता है ओ श्री कल आना, और सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो 42 का हो गया है और अभी तक वर्जिन है। इसके बाद वो एक स्टूडियो में जाता है, जहाँ उसका दोस्त दीपक काम करता है। दीपक श्री की एक फोटो खींचता है और वो भी जानता है कि श्री अभी तक सिंगल है। वो कहता है कि तू खुद भी तो कुछ ट्राई नहीं करता। श्री बताने लगता है कि वो कितनी लड़कियों के साथ मिला, लेकिन सभी उसे देखकर भाग गईं। तब दीपक उसे एक सेक्स चैटिंग ऐप के बारे में बताता है, जो 3 दिन पहले ही मार्केट में आया है। उसका नाम है आप जैसा कोई। ऐप का मंथली चार्ज है 699 और यूजर की जानकारी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहती है। दीपक कहता है यही मौका है, लड़कियों को कॉल कर और अपना मन बहला, और हो सकता है कोई तुझे पसंद भी आ जाए। मगर श्री पूछता है मेरे चेहरे को देखकर कोई मेरा फोन क्यों ही उठाएगा? दीपक हंसकर कहता है इस ऐप की यही तो खासियत है, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि कॉल किसने किया, ना तेरा चेहरा दिखेगा ना पहचान। इसलिए रात को घर जाकर श्री उस नए ऐप का इस्तेमाल करता है। वो एक लड़की को कॉल करता है और कॉल लगते ही वो कहता है कि अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए तो माफ कर दीजिएगा। लड़की हंसते हुए कहती है अरे ये ऐप तो है ही ऐसी बातों के लिए। श्री थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन लड़की की बातों से उसे काफी अच्छा लगने लगता है। वो लड़की की आवाज की तारीफ करता है, कहता है कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है, मासूम भी लगती है और शरारती भी। लड़की कहती है वैसे आपकी आवाज भी बड़ी सेक्सी है, आपका लव लैंग्वेज क्या है? श्री जवाब देता है संस्कृत। लड़की हंसते हुए कहती है आजकल संस्कृत कौन पढ़ता है? श्री बोलता है हो सकता है कि संस्कृत की किताबें बाहर से सुंदर ना दिखें, लेकिन असली जादू तो उनके अंदर होता है। वो लड़की श्री की बातों से इम्प्रेस हो जाती है। श्री को तो अब उस लड़की के आवाज से प्यार सा होने लगता है। अगले दिन श्री ये सब कुछ अपने दोस्त दीपक को बहुत एक्साइटेड होकर बताता है, पहली बार किसी ने मेरे नाम को इतने प्यार से पुकारा। दीपक भी खुश हो जाता है, कहता है चलो कम से कम कुछ तो अच्छा हो रहा है तेरे लाइफ में। उधर स्कूल में बच्चे देखते हैं कि श्री मुस्कुरा रहा था और अपने फोन में बिजी है। एक लड़का राकेश पूछता है सर आप ठीक तो हैं, बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं आप। श्री बस मुस्कुरा कर उसका गाल थपथपाता है। रात को श्री फिर से ऐप पर अलग अलग लड़कियों से बात करता है और अब वो खुलकर बातें करने लगा था। इसी बीच एक बार फिर चूहा घर में घुस आता है। श्री उसे देखकर कहता है काश तुझे भी कोई चूहिया मिल जाए। इधर कुसुम जो शादीशुदा है, बालों में गजरा लगाती है। उसके पति भानु को ये सब नहीं पसंद। कुसुम कहती है चलो जरा शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा मसाला डालते हैं। भानु जवाब देता है कि तुम OTT देखकर ना पागल हो गई हो,
कुसुम एक क्लाउड किचन खोलना चाहती है लेकिन भानु मना कर देता है। अगले दिन सब्जी खरीदते वक्त एक पड़ोसी जॉय आता है जो कोलकाता से अभी अभी लौटा। वो कुसुम के लिए मिठाई लेकर आता है और बताता है कि उसे कुसुम का आचार बहुत पसंद आया। वो कहता है कि आपको तो आचार का एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि वो किसी काम से कुसुम से बात करने आया है। जिसके बाद कुसुम श्री को फोन करती और कहती है कि तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। वो जॉय की भतीजी है, 32 साल की है, टीचर है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। वो कोलकाता में रहती है जो कि बस 3 घंटे ही दूर है। बता दूं कि श्री जमशेदपुर में रहता है। इसके बाद श्री कोलकाता पहुंचता है। वहां एक इंडियन कॉफी हाउस में वो लड़की का इंतजार करता है। जब लड़की आती है श्री उसे देखकर देखते ही रह जाता है। उसका नाम होता है मधु। श्री कहता है मैं ज्यादा कमाता नहीं, किराया देने के बाद कुछ नहीं बचता। मधु हंसते हुए कहती है मैं कमा लूंगी, दोनों का खर्च निकल जाएगा। वो बताती है कि वो फ्रेंच टीचर है। श्री पूछता है आपको कोई और नहीं मिला क्या? मधु कहती है 2 साल में 35 रिश्ते आए, लेकिन आपकी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। कम से कम आपने मुझसे झूठ तो नहीं बोला कि आपको माउंटेन क्लाइंबिंग पसंद है या वैसी अजीब अजीब चीजें। दोनों को चाय पीने का मन था, लेकिन कॉफी हाउस में चाय नहीं मिलती, तो वो बाहर जाकर दुकान पे चाय पीते हैं। पहली मुलाकात बहुत अच्छी होती है और श्री को मधु पसंद भी आती है। जब श्री का रूममेट दीपक ये सब जान पाता है तो वो हैरान हो जाता है कि इतने सालों से उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई और अचानक एक सुंदर समझदार फ्रेंच टीचर उसे मिल गई। दीपक सोशल मीडिया पर मधु को खोजता है और पता करता है कि अगले महीने मधु का जन्मदिन है, इसलिए वो लोग फिर से कोलकाता जाने का प्लानिंग करते हैं। लेकिन मधु और उसके घर वाले श्री को पूरी सच्चाई नहीं बताएंगे, इसलिए वो लोग श्री के स्टूडेंट राकेश को भी साथ ले जाते हैं, जो कि वहाँ मधु का स्टूडेंट बन के जाएगा और उनके परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताएगा। अब कहानी कोलकाता में आती है और देखते हैं कि आज मधु का जन्मदिन था। मधु के मामा जॉय आज स्पेशल इलिश मछली लेकर आते हैं। फिर मधु के घर पे राकेश पहुंच जाता है और वो जॉय से कहता है कि वो मधु का स्टूडेंट है। जॉय उसे अंदर बुलाता है। फिर पूरा परिवार लंच के लिए बैठता है। मधु के घर पे मौजूद हैं मधु की दादी, मधु की माँ अनुपमा, घर जमाई प्रतिम, मधु की विदिशा मौसी, सोना मौसी और उनके पति परीक्षित, और लास्ट में है जॉय जिसका तलाक हो चुका है। राकेश ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। परिवार वाले उसे मधु के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं, लेकिन कोई खास बात नहीं बताते जिससे कि कुछ नया पता चले। वहीं राकेश की मुलाकात चैताली नाम के एक लड़की से होती है जो मधु की स्टूडेंट है। वो राकेश को नमित अग्रवाल के बारे में बताती है। कहती है कि अगर उसके बारे में जानना है तो मधु से ही पूछना। इसलिए जब श्री मधु से मिलने गया था तो बातों ही बातों में बिना डरे वो उससे पूछ लेता है ये नमित अग्रवाल कौन है? पहले तो मधु हैरान होकर पूछती है तुम्हें नमित के बारे में कैसे पता चला? फिर थोड़ी देर बाद वो बताने लगती है वो मेरी एक स्टूडेंट का भाई था, यूएस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर मधु बताती है कि जब हम पहली बार शारीरिक संबंध बनाने जा रहे थे तो नमित ने एक बेहुदा सवाल पूछ लिया, वैसे तुम्हारी सेक्स की कितनी प्रैक्टिस है? मधु हंसी तो थी लेकिन वो देख रही थी कि नमित बिल्कुल नहीं हंस रहा था, जैसे कि उसने ये सवाल मजाक में नहीं सच में पूछा हो। बस उसी दिन उनका रिश्ता टूट गया। मधु आगे बताती है मेरे पापा भी मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। मैं सोचती थी कि अगर माँ कोई झूठ बोलकर उन्हें रोक लेती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। उस दिन मैं चाहती तो नमित को भी कोई झूठ बोलकर रोक सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि नमित की मेंटालिटी ही खराब थी। फिर मधु सोचती है कि आखिर नमित ने ये कैसे मान लिया कि मैं वर्जिन हूँ। वैसे भी आजकल 16-17 साल की उम्र के बाद वर्जिन रहता कौन है। श्री को हिचकी सी आने लगती है क्योंकि वो 42 का हो गया है और अभी तक वर्जिन है। खैर वो बात को घुमा के कहता है चलो किसी दिन साथ में मूवी देखने चलते हैं। जब वो लोग मूवी देखने पहुंचते हैं तो श्री फिर से पूछता है आपको तो कोई भी मिल सकता था, फिर मैं ही क्यों? मधु जवाब देती है हाँ मिल तो सकता था, लेकिन मैं किसी को नहीं मिली और आप भी तो किसी को नहीं मिले। शायद हमारा मिलना लिखा हुआ था। उनकी बातों से लग रहा था कि जैसे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब वो अक्सर एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं और धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है। एक दिन मधु अपनी दादी से बात करते हुए कहती है श्री की तो बात ही अलग है, काफी ओल्ड स्कूल है, अभी भी किताबों में फूल रखता है, बच्चों को डांटता है तो उन्हें प्यार से समझाता भी है। ऐसा इंसान कहाँ देखने को मिलेगा। मधु के बारे में जानकर भानु को भी वो लड़की अच्छी लगने लगती है। वो कहता है कि उसका परिवार भी काफी अच्छा है, एक दिन जाकर मिल लेना चाहिए। तभी उसकी बेटी निशा आकर बताती है कि उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन का ऑफर आया है, स्कॉलरशिप भी मिल गई है और 1 साल में कोई कंपनी उसे नौकरी पे रख लेगी। ये सुनकर भानु
अपनी बेटी से कहता है, अच्छी बात है कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिला, लेकिन थोड़ा बहुत किचन में हाथ बटाया करो, जिससे कि निशा का चेहरा मुरझा जाता है। फिर कुसुम चाय लेकर आती है और अपने पति से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि एक जगह ढूंढ दीजिए ताकि मैं अपने लिए क्लाउड किचन खोल सकूं। लेकिन उसका पति उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, इस चाय में तो इलायची भी नहीं है। कुसुम जवाब देती है कि कत्था खाने के बाद इलायची का स्वाद कैसे आएगा। कुछ दिनों के बाद श्री और मधु के परिवार मिलते हैं। दोनों मिलकर परिवार के सामने पियानो और सितार बजाते हैं। सब लोग काफी खुश थे और उन्हें लगने लगता है कि ये जोड़ी भगवान ने ही बनाई है, कितनी परफेक्ट है। मधु की मम्मी और दादी भी श्री की बहुत तारीफ करती हैं कि उसने कितना अच्छा सितार बजाया। श्री कमरे में मधु को अपनी किताब देता है जिसमें कि एक मुरझाया हुआ फूल रखा होता है। वो कहता है कि इसकी खुशबू इस किताब में है, अब तुम इसे संभाल के रखो। फिर मधु उसे डांस करना सिखाती है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि श्री को सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। मधु श्री के करीब जाती है, उसे किस करने की कोशिश करती है। डर के मारे श्री के मुंह से मम्मी निकल जाता है। मधु हंसने लगती है और मजाक में डैडी डैडी कहती है। बाहर से कुसुम ये सब कुछ सुन लेती है और उसका तो होश उड़ गया था कि अंदर क्या चल रहा है। वो सबको जाकर बताती है श्री अपनी मम्मी को मिस कर रहा है और मधु अपने पापा को। कुछ समय के बाद श्री और मधु की सगाई हो जाती है। दोनों फोन पर बात करने का नाटक करते हैं और अजीब अजीब बातें बोलकर एक दूसरे को हंसाते हैं। लेकिन ऐसा करके श्री को ऐसा लगने लगता है कि मधु की आवाज उसने पहले कभी कहीं सुनी है। वो सोच में पड़ जाता है, क्या ये लड़की वही है जो वो दिखा रही है? उसका असली चेहरा कुछ और है क्या? एक रात श्री आप जैसा कोई ऐप का इस्तेमाल करके एक लड़की से बात करता है और उसे पूछ लेता है कि क्या आपकी कंपनी में कोई मधु काम करती है जो कोलकाता में रहती हो। लेकिन कॉल कट हो जाता है। एक दिन जब वो अगरतला जाने के लिए बस पकड़ने जा रहा था तो मधु वहां पहुंच जाती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों। श्री उसे पूछता है, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम आप जैसा कोई ऐप पर हो। मधु जवाब देती है, तुम भी तो हो। श्री गुस्से में झगड़ने लगता है। मधु कहती है, तुम भी तो औरतों से गंदी गंदी बातें करते हो। श्री जवाब देता है, मर्द तो होते ही ऐसे हैं। मधु कहती है, मतलब क्या? डिजायर सिर्फ मर्दों को ही होता है क्या? औरत कुछ करे तो वो गलत? श्री गुस्से में वहां से जाने लगता है। मधु उसके पीछे जाती और कहती है, मैंने बस 2 महीने पहले तक ही उस ऐप का इस्तेमाल किया, तुमसे मिलने के बाद कभी नहीं। सब मुझसे उल जुलूल सवाल पूछते थे, लेकिन तुमने मुझसे पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं। तुमसे बात करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था। भले ही हमारी सिर्फ एक बार बात हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी और तुम्हें ढूंढना आसान था क्योंकि श्री रेणु त्रिपाठी नाम के सिर्फ तुम ही अकेले थे जमशेदपुर में। लेकिन इसके बावजूद श्री मधु से रिश्ता तोड़ देता है। मधु कहती है, आप भी बाकियों जैसे ही निकले, एकदम हिपोक्रेट। श्री कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चालाक और लूज कैरेक्टर की हो। जैसे ही श्री घर लौटता है वो देखता है घर में शादी की तैयारियां हो रही है। लेकिन अब वो अपने परिवार वालों को सच्चाई बता देता है कि मधु उससे एक सेक्स चैटिंग ऐप पर बात करती थी। ये सुनकर दोनों परिवारों में बहस शुरू हो जाती है और उनकी शादी वहीं टूट जाती है और श्री और मधु की शादी अब नहीं होने वाली। दूसरी तरफ मांगलिक दोष काटने के लिए श्री की शादी एक पौधे से करवाई जाती है। जिंदगी आगे बढ़ती है लेकिन श्री और मधु एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। मधु के परिवार वाले भी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि जो वेन्यू उन्होंने बुक कराया था वो कैंसिल नहीं हो रहा। तब मधु आकर कहती है कि अगर कोई सिंगल है तो ये वेन्यू उसके काम आ सकता है। सभी लोग जॉय की तरफ देखने लगते हैं जो कि डिवोर्सी है। जॉय भी थोड़ा शर्माता है और कहता है वो दोबारा शादी नहीं करना चाहता क्योंकि रिलेशनशिप्स मुश्किल होते हैं। और वो मधु से कहता है, तुम भी एक बार और कोशिश कर सकती हो। उधर भानु और कुसुम के घर में उनकी बेटी निशा को कंपनी के काम से कोलकाता जाना था, लेकिन उसे तो अपने पापा से परमिशन लेनी पड़ती है। भानु हमेशा उसे याद दिलाता है कि उसे किचन का काम भी सीखना है, मगर कुसुम कहती है कि वो भी अपनी बेटी के साथ कोलकाता चली जाएगी। माँ और बेटी ट्रेन से कोलकाता के लिए रवाना होते हैं और श्री उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है। निशा कहती है, अंकल आप भी चलिए ना हमारे साथ, वैसे भी आपकी छुट्टी चल रही है। लेकिन श्री मना कर देता है। निशा अपने अंकल को समझाती है, प्लीज ये मूव ऑन करने का नाटक बंद करिए। वो आपसे प्यार करती थी, आप जैसे हैं वैसे ही आपको पसंद करती थी। वो आप पर नहीं बल्कि आपके साथ हंसती थी, लेकिन एक छोटी सी बात के वजह से आपने उसे छोड़ दिया। आपने बहुत गलत किया। अब श्री से और रहा नहीं जाता। वो मधु को बहुत मिस करने लगता है और इसीलिए कोलकाता चला जाता है। वहाँ वो कॉलेज जाता है जहाँ मधु पढ़ाया करती थी, लेकिन वहाँ वो देखता है कि नमित पहले से ही मधु से मिलने आया हुआ है और अपनी पुरानी गलती के लिए उससे माफी मांग रहा है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। श्री भी उनके पीछे पीछे वहाँ चला जाता है। वो मधु से आमने सामने मिलता है। थोड़ी देर में नमित वहाँ से चला जाता है। तब श्री मधु से कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम अपनी जिंदगी में जो चाहो करो, लेकिन थोड़ी लिमिट में रहो। मधु गुस्से में पूछती है, तुम कौन होते हो मेरी लिमिट तय करने वाले? मुझे लगा था
कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, अगर तुम संस्कृत के टीचर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्यार की परिभाषा क्या होती है। प्यार के बदले प्यार चाहिए होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे वो दे पाओगे। इतना कहकर मधु उठकर चली जाती है। श्री को उसी समय उसके बड़े भाई भानु का कॉल आता है। भानु भी कोलकाता आ गया था क्योंकि यहाँ का वेन्यू उन्होंने बुक करवाया था और 50% खर्चा उन्हें देना था। इतने में भानु सिग्नल के पास में कुसुम को देखता है, लेकिन वो जॉय के साथ होती है। ये देखकर भानु हैरान रह जाता है। वेन्यू के मामले को रफा दफा करने के बाद भानु अपनी पत्नी कुसुम से मिलता है, पूछता है कि आखिर तुम्हारा और जॉय का अफेयर कब से चल रहा है। कुसुम जवाब देती है कि अगर 1 महीने की जगह 1 हफ्ता कह दूं तो आपको शांति मिलेगी क्या। भानु गुस्से में कहता है कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। कुसुम आगे बताने लगती है, मुझे जॉय से वो प्यार और पहचान मिली जो 28 सालों में तुमसे कभी नहीं मिली। भानु कहता है, किस पहचान की बात कर रही हो तुम? इस उम्र में तुम काम करना चाहती हो क्या? कुसुम बोलती है कि मैं आज भी अचार बेचकर अपने दम पे कमा रही हूँ और उम्र की बात आप मत करिए। मैं श्री से बस कुछ साल बड़ी हूँ, उसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई और मेरी खत्म हो गई। भानु का दोस्त प्रमोद कहता है, लगता है भाभी भटक गई है, लेकिन निशा बोलती है भटक नहीं गई है, उन्हें प्यार हो गया है। भानु अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? कुसुम कहती है, अगर मैं तुम्हें दिन में 3 बार खाना और दवाई भेजती रहूं तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं। भानु पूछता है, इतनी नफरत करती हो मुझसे? कुसुम जवाब देती है, नफरत नहीं करती, बस अब प्यार नहीं होता। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी भानु कहता है, माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे और घर चलो। तब श्री अपनी भाभी कुसुम के लिए खड़ा होता है और अपने बड़े भाई भानु से कहता है कि आपको अपनी गलती दिखाई नहीं देती, हर बार हिसाब भाभी को ही देना पड़ेगा क्या? सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सबको मधु के घर जाना पड़ता है क्योंकि दादी माँ गिर गई थी और उनकी तबीयत खराब हो गई है। सभी लोग दादी माँ की बहुत फिक्र कर रहे थे। मधु भी बहुत उदास थी। वो अपने मामा से कहती है, सोचा था कि इस बार सरस्वती पूजा उनके साथ करूंगी। दादी पूजा के लिए कितनी एक्साइटेड थी। मुझे नहीं लगता कि दादी माँ पूजा तक जिंदा रहेंगी। श्री वहाँ पे आता है और कहता है, तो फिर पूजा कल ही करते हैं। आस्था के लिए कभी तिथि और तारीख नहीं देखी जाती। अगले ही दिन घर पे माँ सरस्वती की मूर्ति लाई जाती है और सब लोग धूमधाम से पूजा करते हैं, लेकिन मधु अभी भी थोड़ी गंभीर और नाराज लगती है। नमित भी वहाँ पर पहुंचा हुआ था। विसर्जन के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी और सब लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर छुप जाते हैं। तब श्री और मधु अकेले रह जाते हैं। श्री तब मधु से अपनी दिल की बात कह देता है। वो कहता है, किसी ने सच ही कहा था कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं वर्जिन भी हूँ। सोचा था कि मैं अपने बड़े भाई जैसा नहीं हूँ, लेकिन आखिर में हम है तो एक ही परिवार से ही, वही सोच, वही वैल्यूज। शायद अगर हम तुम्हारे माहौल में पले होते तो हमारी सोच अलग होती, लेकिन अब हम खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए। और अब कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की इजाजत देने की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि औरतें अपना फैसला खुद ले सकती हैं। मुझे पता है नमित अमीर है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बराबरी वाला प्यार। मधु उसकी बात मान लेती है क्योंकि उसे भी श्री से सच्चा प्यार जो हो गया था। जब श्री पूछता है, तो फिर नमित का क्या? तो मधु हंसते हुए कहती है, उसके साथ एक बार लंच क्या कर लिया, तुम कुछ और ही सोचने लगे। हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते क्या? फिर श्री मधु को रिंग पहनाने के लिए रिंग ढूंढने लगता है, लेकिन उसे रिंग नहीं मिलती। तो मधु अपना हेयर क्लिप निकालकर श्री के शर्ट पे लगा देती है और कहती है, हम दोनों एंगेज्ड हो गए। फिर दोनों बारिश में भीगते हुए डांस करने लगते हैं और उन्हें इस तरह एक साथ देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। और इसी खूबसूरत पल के साथ यह फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है ताकि हमें एहसास हो सके कौन हमारी जिंदगी में वाकई मायने रखता है। श्री और मधु की तरह अगर मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद मिल ही जाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।